जय हिंद आप सभी को। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। बिहाफ इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ये यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। हम लोग यूथ पब्लिकेशन का लगातार जो है 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों में से किन्हीं का 11 प्रैक्टिस सेट तक छूट गया है तो जाके जरूर देखिए। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 11 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। उसमें जो भी आपका सेट छूट जाए जाके कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बुक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लेटफॉर्म का बुक है ना, इसमें इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, लेकिन मैथ, रीडिंग और इंग्लिश, हिंदी ये सब टॉप लेवल क्वेश्चन है। और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इजी क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलती नहीं करना, इसलिए इस सेट को जो है ना अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें टोटल 15 सेट है। टोटल पीडीएफ जो है ना, इस बुक का टोटल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप लोग टेस्ट ग्रुप और पीडीएफ ग्रुप से जुड़ जाइए, आप लोग को जो है ना बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा प्रैक्टिस सेट भेजा जा चुका है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। हम लोग 12 आज कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी डेली जो है ना दो दिन में क्या होगा, पूरा 15 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। बाकी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आ ही रहा है। और बाकी नेक्स्ट बुक जो है ना, बिहाफिस का प्रैक्टिस सेट नया बुक मार्केट से लाएंगे। उसका जो भी अच्छा बुक होगा प्रैक्टिस सेट बिहाफिस के लिए, आपको वो बुक ना स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्वेश्चन जो है आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को देखना है। ना कि एक क्वेश्चन देखें बीच में छोड़ दिए फिर आए चलो 50 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ऐसे नहीं होने वाला। लगातार आप एक क्वेश्चन से बैठे देखने के लिए लगातार 100 क्वेश्चन तक पूरा खत्म कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को। क्या है? भारतीय संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून किसे मानते हैं? तो भारतीय संविधान को जो है ना भारत का सर्वोच्च कानून मानते हैं, याद रखिएगा। अब भारत का सर्वोच्च कानून बोलेगा तो भारतीय संविधान को माना जाता है, या भारत का सर्वोच्च विधान है, याद रखिएगा, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। और यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखिए। भारत का, अपना देश भारत का है। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग से। क्या है? 280 का संबंध किससे है? तो वित्त आयोग से है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। कह रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 100 है। क्या है? अनुच्छेद 100 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना क्या है, बताइए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, मौलिक कर्तव्य। क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? संसद है। कौन है? संसद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। और हर क्लास को जो है ना सभी लोग शेयर कर दीजिए और कमेंट में जो है आंसर दिया कीजिए। आप लोग कमेंट में आंसर देते नहीं है। आप लोग क्लास देखते हैं लेकिन, और जो है ना कमेंट में आंसर दिया कीजिए, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा आंसर मेरा सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है। इसलिए हम थोड़ा सा ना आराम आराम से बोलते हैं, थोड़ा आंसर लेट से बताते हैं, इसलिए कि बताते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट में दिया कीजिए, कि आप लोग को लगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमको याद है कौन नहीं है। लेकिन इजी क्वेश्चन जब भी आए ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत कीजिएगा ना आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। ये ना हम हो चुके हैं, इसलिए हमको पता है कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप गलती कर रहे हैं तो अगला कोई नहीं करेगा। इसलिए आपको इजी क्वेश्चन नहीं गलत करना है। अगर आप हार्ड क्वेश्चन गलत करते हैं तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स से जो है ना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन जो है ना सब लोग बना पाएंगे। इसलिए इजी क्वेश्चन गलत करने की जो है ना 0.1% भी चांस मत रखिए कि इजी क्वेश्चन को गलत करना है। और क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन ना याद हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार जरूर रिपीट करते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक सारा कंसंट्रेट माइंड यहाँ पे रखते हैं क्लास के ऊपर, तो आपका सारा क्वेश्चन एक बार में याद होगा। इसलिए कमेंट में आंसर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी परेशानी होता है, जो भी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिए कि यहाँ कैसे क्या है नहीं है। और अगर क्लास अच्छा लगे ना तो लास्ट में आप अभी मत लाइक कीजिए, लास्ट में आप जब सबको 100 क्वेश्चन खत्म होगा तब आप लाइक कीजिएगा और तब सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमको पता है कि किस तरह से जो है ना हम क्लास करवाते हैं, क्योंकि बहुत लोग करवाते हैं ना यूट्यूब पे क्लास 30 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म, 100 क्वेश्चन तक खत्म।
लेकिन मेरा क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन इस तरह से सोचिए कि कहाँ किस तरह से यहाँ पे करवाया जा रहा है क्लास, ये ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, बताइए। कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 6 का सी होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। क्या करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अनुच्छेद 243 की सी किससे संबंधित है, बताइए। एक अनुच्छेद से क्वेश्चन तो हमेशा आएगा, दरोगा में भी 2 क्वेश्चन आता है, बिहार में भी क्वेश्चन अनुच्छेद का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, और बीएसएससी में भी आएगा। इसलिए अनुच्छेद का क्वेश्चन जो है ना हम अच्छे से नोट कर लीजिए। अनुच्छेद कह रहा है 243 के सी किससे संबंधित है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों की संरचना से। क्या है, पंचायतों की संरचना से। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, बताइए। कह रहा है कि 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं। कितना है, 22 भाषाओं। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है, बताइए। कह रहा है इनमें से जो है इस ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा जो है ना भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कोरोना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है, बताइए। कह रहा है कि क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 11 का सी होगा, सेरस है। क्या है, सेरस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा है। क्या है, फ्यूजियामा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबको पता है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्गा नदी है। क्या है, बोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, बोल्गा नदी। इसकी लंबाई बोलेगा तो कितना है, तो 3690 किलोमीटर है। क्या है, 3690 किलोमीटर लंबाई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है, बताइए। कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान में, सॉरी रूस में। क्या है, रूस में, याद रखिएगा। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है, तो रूस में है, याद रखिए, रूस में है। भंडारक बोलेगा ना, प्राकृतिक भंडारक में रूस है सबसे अधिक बोलेगा, उसके बाद कौन सा है, ईरान है, उसके बाद कतर है। अगर यहाँ पे उत्पादक में बोलेगा तो पहले नंबर पे अमेरिका है, उसके बाद रूस है, फिर ईरान है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में स्थित। लोकटक झील जो है ना मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। यह झील जो है ना पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन पूछेगा पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो लोकटक झील है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें तैरते हुए द्वीप है। इस झील में जलीय घास तैरते रहते हैं जिन्हें फुम्बदी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, बताइए। किस नदी को जो है ना बंगाल का शोक कहते हैं, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर को किसको बोलते कहते हैं, किसको कहते हैं, दामोदर को। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। तो कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है, बताइए। कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, फिरोजाबाद है। क्या है, फिरोजाबाद रखिएगा। याद रखिए फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है ना कि इसे सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। फिरोजाबाद को क्या कहते हैं, तो सुहाग की नगरी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लास्ट द्वीप सागर को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि लास्ट द्वीप सागर को और किस नाम से जानते हैं, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि लास्ट द्वीप सागर को किस नाम से जानते हैं, तो लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कौन सा उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, बताइए।
कौन सा उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छंदोग उपनिषद है। तो छंदोग उपनिषद क्या है? तो सबसे पुराना उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री की से बनी है? बताइए, कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्या किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। याद रखिए, कर्नाटक के जो है ना, कर्नाटक में जो है श्रवण गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। यह 17 मीटर या 58 फीट ऊंची, पूरे विश्व में एकासम पत्थर से निर्मित विशालकाय मूर्ति है। इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल एवं उसके सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। ये कहाँ है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में, इसके श्रवण बेलगोला में है। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 23, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? बताइए, कह रहा है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, कह रहा है कि तुगलुमा क्या है? बताइए, तुगलुमा क्या है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। कह रहा है कि तुलुगमा क्या है? तो बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है ना अकबर ने नहीं करवाया था, लेकिन आगरा किला अकबर निर्माण करवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर करवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर करवाया था। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है ना 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करा कि नहीं कराया, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर नहीं करवाया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना गलत है, करा निम्नलिखित में किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर करवाया था, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण जो है ना ये नहीं करवाया था। ठीक है, यहाँ पे गलत है। देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा ना, इसका याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। इस ऑप्शन में कह रहा है कि किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है ना अकबर नहीं करवाया था। याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है ना शाहजहाँ करवाया था। यार कौन करवाया था? शाहजहाँ करवाया था, याद रखिएगा। और ये कहाँ है? दिल्ली में है, लेकिन अकबर का आगरा किला बोलेगा तो अकबर करवाया था निर्माण, आगरा में है। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना ये करवाया था, इसका निर्माण करवाया था, फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर करवाया था। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी करवाया था, अकबर ही करवाया था, लेकिन दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण जो है ना शाहजहाँ करवाया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? बताइए, जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है। कहाँ स्थित? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर आइए 27 पे, कह रहा है कि वुड के आदेश पत्र वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? बताइए, कह रहा है कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो शिक्षा से। क्या है? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 28 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा, बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अगर यहाँ पे बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी, लेकिन अगर पूछेगा कि कांग्रेस का जो है ना प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर पूछेगा कि अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तो ये जो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो है ना मद्रास का ये किए थे, अधिवेशन किए थे, 1887 में हुआ था। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोलेगा तो जॉर्ज यूले। तो प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो भूमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी, जो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे 1886 में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोलेगा तो जॉर्ज यूले था। ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? बताइए, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हुआ? ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। याद रखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। याद रखिए, सभी स्थापना ना याद रखिए, 1916 में हुआ था। इलाहाबाद का बोलेगा तो विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में स्थापना हुआ था।
अगर अलीगढ़ मुस्लिम का स्थापना की बात करें, कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में स्थापना हुआ था। अगर मुंबई विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। याद रखिएगा। इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बोले 1887, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बोले 1920, अब मुंबई विश्वविद्यालय का बोलेगा तो कब हुआ था स्थापना? 1857 को हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि व्यापक सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? बताइए, व्यापक का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? बताइए, कह रहा है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल कुर्ती। क्या है? लाल कुर्ती, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? बताइए, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC का किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। नेक्स्ट है बुल और बियर शब्द का किसके लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, बुल और बियर शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार के लिए किया जाता है। किसके लिए? शेयर बाजार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी, 960 था। कितना था? 960। सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार बोला भारत का लिंगानुपात कितना था? तो ये ना यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ 960, लेकिन यहाँ पे ना गलत है। कह रहा है कि 2011 भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। कितना था? 943 होगा। क्या होगा? 943, याद रखिएगा। कितना? 943 है। और सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुआ था। और वर्ष 2011 की जनगणना जो है ना 16वीं जनगणना है, जिसकी थीम क्या है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 943 होगा, ना कि 960 होगा, 943 होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार, कह रहा है कि वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? बताइए, कह रहा है कि वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन धन योजना। क्या है? जन धन योजना है। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से है। क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? बताइए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिगम समानता का एवं गुणवत्ता। शिक्षा का अधिगम समानता एवं गुणवत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि नौटंकी किस राज्य का एक लोकनृत्य है? बताइए, नौटंकी किस राज्य का एक लोकनृत्य है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना से है। क्या है? तेलंगाना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? बताइए, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 41 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसका सी होगा, JC कुमारप्पा का है। तो कह रहा है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो JC कुमारप्पा है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना चित्रकला देख लीजिए। अगर मधुबनी चित्रकला बोलेगा तो कहाँ का है? तो पता है ना, बिहार का है। सॉरी, यहाँ पे मधुबनी का चित्रकला कहाँ का? तो बिहार का है। अगर बर्ली चित्रकला बोलेगा तो महाराष्ट्र का है। पटनी चित्रकारी बोलेगा तो उड़ीसा का है। कलमकारी चित्रकारी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है। और गोंड चित्रकारी बोलेगा तो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और फड़ चित्रकारी बोलेगा तो राजस्थान का है। और काली घाट चित्रकला बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का। काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल का है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 जुलाई का मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है ना 1989 से हुआ था। कब हुआ था? 1989 से इसका शुरुआत हो मनाने का, विश्व जनसंख्या दिवस। और 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या का आंकड़ा जो है ना 5 अरब के पार पहुंच गया था। और एक क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ कौन सा देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? बताइए। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, सरस्वती देवी की दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। कह रहा है कि इसका जो है ना, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में स्थित है। अगर यहाँ पे WIPO का स्थापना का बात करें, कब हुआ था? 1967 में इसका स्थापना हुआ था। WIPO का स्थापना कब हुआ था? 1967 में। इसका मुख्यालय बोलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब वर्तमान में जो है ना इसका 191 सदस्य देश बना है। अब भारत 1975 में इसका सदस्य बना था, याद रखिए, बीपो का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 कर रहा है कि ISS किसका संक्षिप्त रूप है? बताइए। ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है। ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल का है। क्या है? फुटबॉल। अब ब्लैक पर्ल के नाम से जो है ना किस खिलाड़ी को जानते हैं? देखिएगा कि जो है ना ये क्या है, देखिए पेले को जानते हैं, जो ब्राज़ील का फुटबॉलर है, पेले। नेक्स्ट है कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो याद रखिएगा कि 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर। याद रखिए क्या है? प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि पाइथन है क्या? बताइए। पाइथन क्या है? तो पाइथन जो है ना, पाइथन क्या है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? पाइथन क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। कह रहा है इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है ईमेल का आविष्कार किसने किया? बताइए। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 50 का डी होगा, BS शिवा अय्यादुरई ने किया। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो BS शिवा अय्यादुरई ने किया था। सभी लोग ईमेल चलाते हैं, ईमेल, जीमेल। इसका जो है आविष्कारक भी याद रखिए, कौन सा आविष्कार किया था। कभी एग्जाम में ना पूछ सकता है, सिर्फ चलाने से नहीं होगा, क्वेश्चन भी याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? बताइए। कह रहा है किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चालकता का मापन करते हैं। किसका? विद्युत चालकता का। कह रहा है किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत चालकता का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइटोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? बताइए। कह रहा है न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गति का दूसरा नियम। क्या है? गति का दूसरा नियम, याद रखिएगा, 53 का डी होगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है ना बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। और न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की क्या होती है? बराबर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? बताइए। कह रहा है कि जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी हो जाएगी। क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी। क्या है? सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के हेडलाइट में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण जो है ना इसी को इंग्लिश में ना कॉनकेव मिरर कहते हैं। एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसमें परावर्तन करने वाली चिकनी व चमकीली सतह से अंदर की तरफ धसी होती है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए इसका पॉइंट ना याद रखिएगा। वाहनों में हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं
आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और सर्च लाइट में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और सोलर कुकर में भी ना अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन ने किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है क्वेश्चन 57 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक लक्षण क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक लक्षण क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर आइए 58 कह रहा है कि कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है, बताइए। कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडॉन होगा। क्या होगा? रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है, बताइए। सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा तथा टीन का है। किसका? सीसा और टीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कह रहा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, बताइए। कह रहा है मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए करें 61 नंबर क्वेश्चन, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है, बताइए। कह रहा है कि यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज में के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर आइए 62 पे। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रक्तचाप के बारे में बोल रहा है ना, कौन सा कथन सही है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान सिस्टोलिक दाब लगभग 120 मिलीमीटर एचजी होता है। और डायस्टोलिक बोलेगा तो 80 मिलीमीटर एचजी होता है। ये भी ना बिहार से में क्वेश्चन पूछा हुआ 64 पोस्ट वाले में। हर एक ये सब क्वेश्चन जो हाईलाइटेड है हर एग्जाम में ना आते रहता है। ये सब क्वेश्चन को एकदम मुंह पे रखिए। रक्तचाप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समान सिस्टोलिक दाब 120 मिलीमीटर एचजी होता है। और डायस्टोलिक बोलेगा तो 80 मिलीमीटर एचजी होता है। आइए क्वेश्चन में आइए 63 पे। कर आए 63 नंबर क्वेश्चन कि मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, बताइए। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम की वजह से होता है। क्या? यूरोक्रोम की वजह से होता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए 64 का सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के बाघ अभ्यारण्य बोलेगा तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम जगह मिशन को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम जागा मिशन को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी होगा, उड़ीसा। क्या है? जागा मिशन कहाँ? उड़ीसा का है। नेक्स्ट कह रहा है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नमो पथ देवका स्प्रिंट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दमन है। क्या है? दमन। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली ठाकुर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी भी यही है, वर्तमान में भी यही है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया था, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया था? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव को। बड़ौदा कहाँ? तो गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 कर रहा है कि नवंबर 2022 में किस राज्य में बांग्ला महोत्सव मनाया गया, बताइए। नवंबर 2022 में किस राज्य में बांग्ला महोत्सव मनाया गया? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में खनिज अयस्कों पर आधारित मीनकॉन 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, बताइए। कह रहा है अक्टूबर 2022 में खनिज अयस्कों पर आधारित मीनकॉन 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि इसमें मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ से जो है ना 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का, इसको टिक कर देना, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 71 का। 72 का बात करेगा तो 72 का राइट आंसर होगा 72 का ऑप्शन नंबर होगा 72 का ए होगा, 72 का ए होगा। 73 का बोले तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, 73 का डी होगा।
74 का बोले तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 74 का बी होगा, ननद। ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है। बाकी आगे है 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 का ए। 76 का बात करें, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 76 का। अब वही क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 77 का बोलेगा तो 77 का क्या है, 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 66.50% है। 78 का आंसर क्या होगा, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, 78 का डी है। 79 का राइट आंसर, 79 का बोले तो 79 का बी है, 79 का बी है। 80 का बोले तो लास्ट मैथ का क्वेश्चन है, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 15 सेंटीमीटर। अब भाई इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे कह रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन 81 नंबर से है, कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error. Select the part of the contains the error from the given option. If you don't find any error, select number of error as your answer. इसमें error निकालना है। Radium is one of the most valuable metal in the world. इसमें क्या है, कौन सा error है, तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द मोस्ट वैल्यूएबल मेंटल जो है ना, ये ईरर, इसमें क्या है, द मोस्ट वैल्यूएबल मेंटल, इसमें ईरर है। यहाँ पे क्या होगा ना कि मेंटल की जगह मेंटल्स होगा, यहाँ पे मेंटल की जगह क्या होगा, मेंटल्स होगा, याद रखें, यस लगेगा, इसलिए यहाँ पे ईरर है। आगे 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशनशिप, क्या भराएगा, 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड होगा, क्या होगा, साउंड। ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए साउंड, क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 83 पे करेक्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम दिया हुआ करा कि फ्रॉम फार एंड वाइट, फ्रॉम फॉर एंड वाइट का क्या होगा, 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या, बी। फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, क्या, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आइए क्वेश्चन 84 करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। एलिव एंड निकिंग, क्या होगा, एलिव एंड निकिंग का क्या होगा, नाइकिंग। एलिव एंड नाइकिंग का क्या होगा, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, हेल्दी एंड डूइंग वेल, हेल्दी एंड डूइंग वेल होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें एरर कौन सा है बताइए, इसमें इस सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद एरर अपने पता चल जाएगा। आई थ्रू क्या है, एक्ट्रेस, आई थ्रू द एक्ट्रेस टू बी सी बट आई वाज नॉट श्योर, इसमें कौन सेंटेंस में जो है एरर है, गलत है। 85 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टू बी सी क्या है, गलत है। टू बी यहाँ पे सी नहीं होगा, टू बी हर होगा, क्या होगा, टू बी हर होगा। आई थॉट द एक्ट्रेस टू बी हर बट आई वाज नॉट श्योर। क्वेश्चन 86 पे, 86 में क्वेश्चन कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डॉक्टर्स क्लिनिक इज खालिस्तान टू माई हाउस। 86 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट। द डॉक्टर क्लिनिक इज एडजेसेंट टू माई हाउस। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 87 पे, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। एविडेंट का क्या होगा, एविडेंट का बोलेगा तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 87 का ऑप्शन नंबर डी, इनसफिशिएंट होगा। एविडेंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है, ठीक है। इनसफिशिएंट मतलब क्या होता है, अपर्याप्त होता है, इसका अवॉइड याद रखना था। आगे करा 88 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। सी हैज़ वन यंगर सिस्टर, डज सी, क्या होगा, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैजंट सी होगा, क्या होगा, डजंट सी नहीं होगा, हैजंट सी होगा। नेक्स्ट 89 कर रहा है कि सिलेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई। 4 सेगमेंट जो आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, इन द सेगमेंट ऑफ कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर, इसमें भी एरर निकालना है। सी आस्क्ड हर टीचर दैट इट सी कुड एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम अगेन। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इफ सी कुड, दैट इफ सी कुड। यहाँ पे सी जो है ना, यहाँ पे सी में क्या है, तो दैट क्या है, दैट इफ सी कुड, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होगा ना कि 89 का क्या होगा, तो यहाँ पे उपयुक्त में से दैट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बाक में जो है ना एस और नो आंसर टाइप का इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है, इसलिए दैट का जो है प्रयोग नहीं होगा, इसलिए जो है ना यहाँ पे एरर है। आगे क्वेश्चन 90 कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। टर्बुलेंट का क्या होगा, तो 90 का ऑप्शन नंबर होगा सी,
वायलेंट हुआ, क्या हुआ, वायलेंट। टर्बुलेंट मतलब होता उपद्रवी होता, अशांत होता, इसका सिनोनिम्स बोल रहा ना। वायलेंट मतलब होता उग्र या हिंसात्मक होता है, याद रखिएगा। आगे 91 नंबर पे यहाँ से हिंदी क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीत शब्द क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीत शब्द क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, अमर है। क्या है, अमर। मर्त्य का बोलेगा तो अमर है, अमृत का बोलेगा तो विष होता है, और जीवन का बोलेगा तो मरण होता है, अजर का बोलेगा तो जरा होता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 का, है कि 92 नंबर, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, भाववाचक है। क्या है, भाववाचक। नेक्स्ट है संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए। संधि के कितने भेद होते हैं। तो आएगा 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संधि के जो है ना 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 94, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द बताइए। क्या है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जठर रागनी है। क्या, जठर रागनी। पेट की अग्नि बोलेगा जठर रागनी, समुद्र की अग्नि बोलेगा तो बड़वाग्नि, और जंगल की अग्नि बोलेगा तो दावगिनी है, दावगिनी। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 95 नंबर कि चीर, चीर का अर्थ क्या है। चीर या चीर का अर्थ क्या है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुराना कपड़ा, पुराना या कपड़ा। नेक्स्ट है 96 का रहा है कि 96 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म में से कौन सी जोड़ी सही है। युग्म में से कौन सी जोड़ी सही है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अचल और अचला, ये सही है। नेक्स्ट 97 का रहा है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघ है। क्या है, ये अब्ज के गलत विकल्प है, लेकिन जो है ना, और अब्ज के बोले अनेकार्थी शब्द क्या है। तो कपूर है, चंद्रमा है, शंख है, ये सब क्या है। तो अब्ज के जो है ना क्या है, अनेकार्थी शब्द है, याद रखिएगा। 98 का रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है, बताइए। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ क्या है। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, अभिलाषा है। क्या है, अभिलाषा। नेक्स्ट है मरकट का परिभाषित शब्द क्या है, बताइए। मरकट का परिभाषित शब्द क्या है। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर है। क्या है, बंदर। मरकट के परिभाषित शब्द बोलेगा तो बंदर है, कपी बानर, शासगृह हरि है, और पुत्र के बोलेगा तो आत्मज है। इसका बोलेगा सूत, बेटा, तनय, पुत, लकड़ा आदि होता है। मित्र का बोलेगा तो सखा होता है, याद रखिएगा। और आगे बोलेगा कि पानी का क्या होता है, परिभाषित अम्बु होता है, पानी का अम्बु। नेक्स्ट है अपना राग आलापना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अपना राग आलापना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। अपना राग आलापना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी ही बात कहते रहना। अपना राग आलापना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपनी ही बात कहते रहना। अपना राग आलापना मुहावरे का अर्थ होता है अपनी ही बात को कहते रहना। तो ये सेट नंबर था 12। नेक्स्ट सेट 13 नंबर नेक्स्ट बार देखेंगे। ये सभी लोग क्लास को जो है हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 13 देखेंगे। और बाकी प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसका प्रैक्टिस सेट लगातार आते रहेगा, उसका भी प्रैक्टिस सेट डेली आएगा। बाकी जो इस बुक को ख़त्म करने के बाद 15 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट बुक न्यू बुक आएगा, उससे जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो सभी लोग जो है ना, हर लोग शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब तो क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।